ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेक्चर नंबर 2। आप जानते हो इस लेक्चर सीरीज में हम क्या कर रहे हैं। इस बार के प्रीलिम्स प्रीलिम्स 2024 में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं उनकी लेक्चर सीरीज है ये। और ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये लेक्चर सीरीज ऐसे डिजाइन की गई है कि आपको बस 15 मिनट स्पेंड करने हैं डेली टिल योर एग्जामिनेशन, और आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर से सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, ये मैंने डिजाइन ही इस तरीके से किया है। जस्ट यू हैव टू स्पेंड 15 मिनट्स डेली एंड यू विल बी एबल टू सिक्योर 15 क्वेश्चंस, 15 एमसीक्यूज फॉर फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 के आसपास ही क्वेश्चंस आते हैं और वो ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं करंट अफेयर से होते हैं। तो पिछले एक साल के करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हमने हाईलाइट किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हमने सेलेक्ट किए हैं। ऑलराइट, नाउ फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक्स। आज भी हम बायोटेक्नोलॉजी के ही टॉपिक्स करेंगे, बट लेट मी प्रॉमिस यू दिस कि ये लास्ट टॉपिक होगा या ये लास्ट लेक्चर होगा बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी के बस 6 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो हम कवर कर चुके हैं। ऑलराइट, चलो अब कौन से टॉपिक्स हमने आज के लेक्चर में कवर करने हैं। मार्क माय वर्ड्स, यू हैव टू लिसन टू दीज टॉपिक्स केयरफुली। बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि इन्हीं के चांसेस हैं ज्यादा क्वेश्चंस आने के, इन्हीं टॉपिक्स में से। तो आज हम कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। वेल, ये 3 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। नाउ ये जो फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट चीज है, इसे हम कहते हैं जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, जिसे हम कह देते हैं जीडीटी। तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक है हमारा जीन थेरेपी, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। और थर्ड टॉपिक होगा हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग। ऑलराइट, ये तीनों टॉपिक्स हमने आज कवर करने हैं। तो इसके साथ हमारा पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक कवर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक नंबर 1, दैट इज जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। ना फटाफट से ना हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और आपको समझ आ जाएगा कि ये मैंने ये वाली पर्टिकुलर फोटो क्यों चूज की है। देखो, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी क्या होती है। ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है। जीन थेरेपी ही है एक तरह की, या जेनेटिक एडिटिंग ही है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। अब वो ट्विस्ट क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक दैट मॉडिफाइज जीन्स टू ऑल्टर मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या होता है, थोड़ी देर में करते हैं। देखो, पहले मेंडेलियन इनहेरिटेंस की डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा समझा दूंगा अगर आपने ये टॉपिक मिस किया है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस रेफर्स टू अ सर्टेन पैटर्न ऑफ हाउ ट्रेट्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब देखो, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस लॉज क्या है। तो फटाफट से पहले वो ही देख लेते हैं कि ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस चीज क्या है। ओके, तो मेंडेलियन इसलिए इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि मेंडल ने ये दिया था, साइंटिस्ट का नाम है मेंडल। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस लॉ, देखो हम जैसे दिखते हैं, जैसे भी हम दिखते हैं, जो कुछ भी हमारा है, कोई भी हमारी हाइट, वेट, आईज का कलर, बालों का कलर, स्किन का कलर, सब आता है जीन से। और ये जो जीन्स होते हैं ये हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स लेट्स टॉक अबाउट एक पर्टिकुलर आपकी बॉडी का जो फीचर है, वो है आपका आई कलर। ठीक है, आंखों का रंग, ये भी आपके जीन से ही डिसाइड होता है, और ये भी आप अपने पेरेंट्स से ही इनहेरिट करते हो। अब ध्यान से सुनना, देखो मेंडल ने कैसे समझाया था ये। मेंडल कहता है कि हर एक फीचर, जो भी आपकी बॉडी में फीचर है, चाहे आंखों का रंग है, आई कलर है, हाइट है, वेट है, कुछ भी है आपके अंदर, ठीक है, कोई भी आपके बॉडी का जो फीचर है वो डिसाइड होता है जीन से। और आपके पास ना 2 जीन्स होते हैं हर चीज के। आंखों के रंग के भी 2 जीन्स हैं आपके पास, ठीक है, और हाइट के भी 2 जीन्स हैं। तो 2 जीन्स होते हैं, इसे हम एक पेयर कहते हैं। ठीक है, और वो आप इनहेरिट करते हो अपने पेरेंट्स से। लेट्स सपोज आपके फादर हैं, ठीक है, और आपके मदर है। फादर का आई का कलर था लेट्स सपोज ब्लू, ठीक है, इसे मैं बी कह देता हूँ। मदर के आंखों का रंग था लेट्स सपोज ग्रीन, ठीक है, इसे मैं जी कह देता हूँ। अब क्या होगा, जब आप होगे ना, बेटा होगा या बेटी होगी इनके, तो उसके पास दोनों जीन्स चले जाएंगे बीजी। अब उसकी आंखों का रंग क्या होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा। तो इन दोनों में से ना ब्लू डोमिनेंट होता है या ग्रीन डोमिनेंट होता है, और वही उसकी आंखों का कलर होता है। यानी कि ब्लू और ग्रीन जीन में से बच्चे की आंख का कलर क्या होगा, जो जीन डोमिनेंट होगा। अगर ब्लू जीन डोमिनेंट है तो ब्लू आंखें होंगी, ग्रीन जीन डोमिनेंट है तो ग्रीन आंखें होंगी। ठीक है, लेट्स सपोज ये है चाइल्ड 1, ये भी कभी बड़ा होगा, इसकी भी शादी होगी। लेट्स सपोज ये जो चाइल्ड 1 है, इसके पास बीजी पड़ा हुआ है ब्लू ग्रीन, और ये जिससे शादी करता है लेट्स कॉल हर वाइफ 2, ठीक है, उसके पास है रेड आंखें हैं, ठीक है, और चलो उसके पास रेड है और ब्लैक है, ठीक है। अब इनका जो बच्चा होगा उसके पास कौन से जीन्स जाएंगे? इनके ना अगर 4 बच्चे होते हैं तो एक बच्चा होगा जिसके पास बी आर होगा, एक बच्चा होगा जिसके पास जी आर होगा, एक बच्चा होगा जिसके पास बी बी एल होगा, एक बच्चा होगा जिसके पास जी बी एल होगा। ठीक है, यानी कि 4 बच्चों में से चांसेस हैं कि एक बच्चा होगा ब्लू रेड,
दूसरा ग्रीन रेड, ब्लू ब्लैक, ग्रीन ब्लैक। अब इन चारों बच्चों की आंखों का कलर क्या होगा? जो जीन इनमें से डोमिनेंट है। ठीक है, ये मेंडल ने पूरा लॉ दिया था, मेंडल ने पूरा सिस्टम बनाया था कि ऐसे ही होगा। तो किसी बच्चे की आंख का कलर ब्लू होगा, उसकी 1/4 प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये चीज बताई थी मेंडल ने। अब जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी क्या कहती है? देखो, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी बड़ी सिंपल सी चीज है। वो कहती है कि ये जो मेंडल का सिस्टम है ना, इसको हम ऑल्टर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये जो आपके जीन्स हैं ब्लू ग्रीन, ठीक है, इनको ऐसे ऑल्टर कर देता हूं कि आप जिनसे शादी करोगे उनको ग्रीन जीन पास ऑफ कभी करोगे ही नहीं, सिर्फ ब्लू करोगे। तो जहां जहां ग्रीन है वहां वहां ब्लू ही आएगा। ठीक है, आपकी जेनेटिक एडिटिंग मैंने ऐसे कर दी कि ग्रीन आपका जब भी आपके बच्चे होंगे ग्रीन जीन कभी आगे पास ऑन ही नहीं होगा, सिर्फ ब्लू होगा। तो इससे मैंने मेंडेलियन का जो सिस्टम था कि 1/4 प्रोबेबिलिटी है वो ऑल्टर कर दी। और इससे चेंज करके मैंने क्या कोशिश करी? इससे चेंज करके मैंने कोशिश ये करी कि इनके बच्चों का या मेरे बच्चों का रंग ज्यादातर आंखों का ब्लू ही आए, है ना? तो जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है? जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका एक पर्टिकुलर जीन आप ज्यादा पास ऑन करते हो। मेंडल कहता था कि इक्वल प्रोबेबिलिटी है, पर अंडर जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी आप ज्यादा पास ऑन करते हो। ठीक है, ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस लॉ है। अब जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या है? देखो, ह्यूमंस में इसकी एप्लीकेशन ज्यादा नहीं है, ह्यूमंस में तो बेसिकली अलाउड भी नहीं है। इसकी दो मेजर एप्लीकेशंस हैं। एक तो है वेक्टर कंट्रोल, दूसरा है पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, वेक्टर कंट्रोल कैसे है? देखो, आप जानते हो डेंगू जो होता है वो एडीज मस्कीटो की वजह से होता है। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने पता क्या करा? एडीज मस्कीटो में जेनेटिक एडिटिंग ऐसे करी कि ये डेंगू वायरस कैरी ना कर सके, पर इसके बच्चे तो कैरी कर पाएंगे। तो आपने इसकी जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी वाली एडिटिंग भी कर दी कि ये जो एडीज मस्कीटो है, ये जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, इसमें आपने कोई जीन डाला है जिसकी वजह से ये डेंगू वायरस कैरी नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी। तो आपने इसकी जीन एडिटिंग करी पहले कि ये डेंगू वायरस कैरी ही नहीं कर सकता। ठीक है, पर ये रिप्रोड्यूस जब करेगा इसके बच्चे तो डेंगू वायरस कैरी कर सकते हैं। और जो इसका बच्चा डेंगू वायरस कैरी नहीं कर सकता उसकी तो 1/4 प्रोबेबिलिटी एज पर मेंडल। मेक सेंस? तो अब आपने जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा करा कि अब 1/4 नहीं है, जैसे मैंने बताया ना ब्लू जीन ही पास ऑन होता जा रहा है। इसमें आपने डेंगू वायरस ना हो सके उसकी प्रोबेबिलिटी आपने 3/4 कर दी। अब ये फोटो को ध्यान से देखना, ये मस्कीटो ही बनाए हुए हैं, है ना? देख सकते हो? तो ये लेट्स सपोज ये जो ग्रीन कलर का है ये डेंगू वायरस नहीं पास ऑन कर सकता, ये कर सकता है। अब इनके मेंडल की इनहेरिटेंस के हिसाब से तो इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए ब्लैक और ग्रीन की। पर आपने जीडीटी जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी से ऐसा कर दिया कि ग्रीन वाले ही मच्छर ज्यादा पैदा हो रहे हैं। ये देखो, आगे सिर्फ ग्रीन वाले मच्छर पैदा हुए हैं। तो अब आपने एडीज मस्कीटो तो आगे ले आए हो, पर वो एडीज मस्कीटो ऐसे हैं कि वो डेंगू वायरस कॉज नहीं कर सकते और डेंगू की महामारी को आप रोक सकते हो, डेंगू के एपिडेमिक को आप रोक सकते हो। सिमिलरली यही चीज आप पेस्ट कंट्रोल में कर सकते हो, फार्मिंग ऑपरेशंस में। तो ये है आपकी जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज जीन थेरेपी। अब देखो, जीन थेरेपी क्या है? सिंपल सी चीज है, डेफिनेशन भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीन थेरेपी क्या होती है? जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा है कि आपकी बॉडी के जो भी फीचर्स होंगे वो डिसाइड होते हैं जीन से। अब आपकी बॉडी में कोई एडवांटेजेस हैं या आपकी बॉडी में कोई डिसऑर्डर है, वो भी आपके जीन्स की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे हमारी बॉडी में जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स ही होते हैं। जैसे किसी का ब्लड अच्छे से नहीं बनता है, किसी के ब्लड में क्लॉटिंग ज्यादा होती है, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर है। जीन थेरेपी क्या होता है? अगर किसी को कोई डिसऑर्डर है जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि उसको जो बीमारी है वो उसके फॉल्टी जीन की वजह से है, तो जीन थेरेपी में क्या होता है? उसके फॉल्टी जीन को यहाँ फोटो में देख सकते हो, आप कट कर देते हो और उसे रिप्लेस कर देते हो नॉर्मल कॉपी से। ठीक है, और वो बंदा क्योर हो जाता है। सिंपल शब्दों में यही जीन थेरेपी होती है। So it is a technique that uses a gene to treat, prevent, or cure a disease or a medical disorder by inserting a normal gene into a genome replacing faulty gene। ठीक है, और ये जो जीन थेरेपी है ये दोनों टाइप के डिजीजेस को क्योर कर सकती है। इनहेरिटेड जो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करें, या अक्वायर्ड डिजीजेस। जैसे इनहेरिटेड डिजीज का ना एक एग्जांपल है जिसे जीन थेरेपी से क्योर किया जाता है। जैसे एक होता है सिकल सेल अनीमिया, ठीक है, हेमोफीलिया, ये ब्लड डिसऑर्डर है, ये इनहेरिटेड होते हैं, इन्हें आप जीन थेरेपी से क्योर कर सकते हो। अक्वायर्ड मतलब आपने अपने पेरेंट्स से नहीं ये इनहेरिट करे, ये बस एकदम से आपके जीन्स में प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, आपके पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे कि ल्यूकीमिया होता है, ये अक्वायर्ड डिजीज है। ऑलराइट, तो बेसिकली जीन थेरेपी ये है। अब ये न्यूज में क्यों था? मैंने आपको बोला है ना कि करंट अफेयर से मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालूंगा। तो न्यूज में ये इसलिए था कि इंडिया में ना एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेरी फेमस कॉलेज, जो बेंगलुरु में है। उनके रिसर्चर्स ने ना एक ऐसी जीन थेरेपी निकाली है
एक ऐसी जीन थेरेपी निकाली है जिससे हेमोफीलिया टाइप ए को क्योर किया जा सकता है। अब हेमोफीलिया टाइप ए क्या है, पहले उसको देखते हैं, फिर देखेंगे कि ये क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के रिसर्चर्स ने क्या करा है बेसिकली। ऑलराइट, अब ध्यान से सुनना हेमोफीलिया टाइप ए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो, हमारे बॉडी में ना कभी भी आपको कोई इंजरी होती है जिसकी वजह से ब्लड फैल जाता है, तो उसके लिए आपके बॉडी में ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। राइट, ब्लड क्लॉटिंग में वो हेल्प करते हैं, है ना। अब ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, इसी वजह से अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है तो वो रुक जाती है ना। ये होता है क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, और आपकी बॉडी में वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स क्यों आते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में ऐसे जीन्स हैं। अब दो तरीके के जीन्स होते हैं, ठीक है। एक जीन होता है जिसे हम कहते हैं फैक्टर 8। ये अगर आपकी बॉडी में नहीं होता तो आपको हीमोफीलिया हो सकता है। दूसरा जीन होता है फैक्टर 9। ये ना हो आपकी बॉडी में जीन, तो आपको हेमोफीलिया हो जाएगा। मेक सेंस। नाउ फैक्टर 8 और 9 जीन्स होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपकी बॉडी में, नहीं तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड फ्लो करता जाएगा, ब्लीडिंग से डेथ हो सकती है, ठीक है, या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब अगर आपकी बॉडी में फैक्टर 8 की ही डेफिशिएंसी है, फैक्टर 9 है, तो आपको होता है हीमोफीलिया टाइप ए, याद रखना है। और अगर आपको फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है, फैक्टर 8 आपके पास पूरा होता है, तो आपको होता है हीमोफीलिया टाइप बी। तो हीमोफीलिया ए मतलब फैक्टर 8 जीन आपके पास डेफिशिएंट है, हीमोफीलिया टाइप बी मतलब फैक्टर 9 आपके पास डेफिशिएंट है, ठीक है। एक और फैक्ट हेमोफीलिया से रिलेटेड, ये कोई भी इंसान ना अपनी मदर से ही इनहेरिट करता है, फादर से इनहेरिट हो ही नहीं सकता। ये फैक्ट आपने याद रखना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। और ये प्रिडोमिनेंटली मेल्स को ही होता है, फीमेल्स को नहीं होता है। तो एक फैक्ट, आप मदर से ही इनहेरिट करते हो, दूसरा फैक्ट, ये सिर्फ मेल्स को होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वालों ने ऐसा क्या करा है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वालों ने हेमोफीलिया टाइप ए कैसे क्योर करा है। वेल बेसिकली वही सिंपल चीज उन्होंने करी है, जीन थेरेपी करी है। अब हेमोफीलिया टाइप ए में क्या होता है, आपकी बॉडी में फैक्टर 8, एफ मतलब फैक्टर, और ये रोमन न्यूमरल्स में मैं लिख रहा हूँ, फैक्टर 8 आपकी बॉडी में जीन नहीं है, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी है। तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वालों ने क्या करा, जिन जिन को हेमोफीलिया ए है उनकी बॉडी में नॉर्मल कॉपीज ऑफ फैक्टर ए ट्रांस जीन या जीन इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इंसर्ट कौन से सेल में करा है, तो इंसर्ट करा है स्टेम सेल्स में, हमने लास्ट लेक्चर में करा है स्टेम सेल्स, है ना। स्टेम सेल्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी में स्पेशलाइज सेल्स को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आपके बॉडी में एक पर्टिकुलर टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं जो ब्लड सेल्स को जनरेट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स वो स्टेम सेल्स होते हैं जो ब्लड सेल्स को जनरेट करते हैं। तो आपने स्टेम सेल में ये जीन डाल दिया, अब ये स्टेम सेल्स जिन ब्लड सेल्स को जनरेट करेंगे उनमें क्लॉटिंग की पूरी पावर होगी, ठीक है। तो याद रखना, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स आर दोज मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स दैट जनरेट ब्लड सेल्स। उनमें फैक्टर 8 जीन आपने डाल दिया जिससे इंसान क्योर हो गया, ठीक है। अच्छा, इस थेरेपी के लिए, ये जीन इंसर्ट करने के लिए ना, कि आपने कभी सोचा कि बॉडी में जीन डालते कैसे हैं, तो उसके लिए साइंटिस्ट यूज करते हैं वेक्टर, ठीक है। उस वेक्टर वेक्टर एक तरह का व्हीकल है, एक तरह की गाड़ी है जिसमें जीन बिठा के आपकी बॉडी में डालते हैं, ठीक है। अच्छा, वेक्टर जनरली आप वायरसेस को यूज करते हो, इन्फेक्टिव वायरसेस नहीं होते, नॉर्मल वायरसेस ही होते हैं जिससे बॉडी को कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस हेमोफीलिया ए के लिए जो ये क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ने क्योर करा है, इसके लिए इन्होंने वेक्टर यूज करा एक वायरस को, और उस वायरस का नाम है लेंटी वायरस। बस ये याद रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑलराइट, बस दैट्स अबाउट इट, यही चीज है, क्लियर। तो ये था क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज का। बाकी जीन थेरेपी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जीन थेरेपी दो तरीके की होती है, सिंपल। एक होती है जर्म लाइन जीन थेरेपी, एक होती है सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। जब आप किसी इंसान की बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जैसे कि स्पर्म, आप देख सकते हो यहाँ स्पर्म या एग, जब आप किसी के रिप्रोडक्टिव सेल्स की जेनेटिक एडिटिंग कर देते हो, तो उसे जर्म लाइन जीन थेरेपी कहते हैं। क्योंकि उससे होगा क्या, उससे जो आने वाली जो जनरेशन है या आने वाले जो बच्चे हैं, उनमें भी वो जेनेटिक चेंजेस हो जाएंगे। तो जब आप रिप्रोडक्टिव सेल्स में जेनेटिक चेंजेस करते हो, उसे जर्म लाइन जीन थेरेपी कहते हैं। जब नॉर्मल सेल्स में बॉडी के तो होते हैं, जैसे स्टेम सेल्स हो गए, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स हो गए, कोई भी और, नॉट रिप्रोडक्टिव, कोई भी और बॉडी के सेल में जब आप जीन थेरेपी करते हो, उसे सोमैटिक सेल जीन थेरेपी कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है, ये रिप्रोडक्टिव होता है, ये नॉर्मल सेल्स होते हैं। दूसरा फर्क क्या होता है, जर्म लाइन जीन एडिटिंग जो होती है वो आप अपने ऑफस्प्रिंग को भी पास ऑन करते हो, तो ये ऑफस्प्रिंग को भी पास ऑन हो जाएगी, यानी कि बच्चे में भी ये एडिटिंग जाएगी। सोमैटिक जीन थेरेपी में, सोमैटिक सेल में ऑफस्प्रिंग को पास ऑन नहीं होती, क्योंकि ये नॉर्मल सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है। ऑलराइट, चलो,
अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा बार बार हर महीने ही रिपीट हुआ है ये टॉपिक न्यूज में, तो इसीलिए जीनोम सीक्वेंसिंग से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ठीक है, अब जीनोम सीक्वेंसिंग बेसिकली क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया कि देखो जो फैक्टर 8 जीन होता है उससे ब्लड क्लॉटिंग का इशू होता है, या फैक्टर 9 जीन जो होता है उससे भी ब्लड क्लॉटिंग का होता है। अब कौन से जीन से हमारी बॉडी में क्या चीज होती है ये हमें पता कैसे चला? उसके लिए साइंटिस्ट ने कभी कुछ ऐसा करा होगा कि पूरा का पूरा एक डीएनए निकाला होगा किसी इंसान का, और उसके सारे जीन्स को स्टडी किया होगा कि F8 क्या करता है, F9 क्या करता है, F22 क्या करता है। एक एक हमारी बॉडी का ट्रेट कौन से जीन से आता है, कौन सा जीन डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है यानी कि साइलेंट है। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए आपको पूरे डीएनए को सीक्वेंस करना पड़ा होगा कि ये वाला डीएनए, ये वाला जीन ये करता है, ये वाला जीन ये करता है, ये वाला जीन ये करता है, ये वाला जीन ये करता है ना। इसे ही हम जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। So it is a laboratory method that is used to determine the entire genetic makeup of a specific organism or cell type. अब humans भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? देखो, अगर आपको पता चल जाएगा कौन सा जीन क्या कर रहा है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस जीन के होने से या ना होने से कौन सी बीमारी है, तो डिजीज डायग्नोसिस हो सकता है। दूसरा, आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बहुत देखी होंगी कि आपने किसी प्लांट को ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया कि अब वो जल्दी ग्रो कर रहा है, ड्रॉट रेजिस्टेंट हो गया, उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो गया, तो उसके लिए आपको प्लांट के जीनोम के बारे में पता होना चाहिए, तो वो है। अच्छा, डीएनए मैचिंग जो फोरेंसिक एनालिसिस क्रिमिनल्स में नहीं होता कि किसी का डीएनए सैंपल लेके क्रिमिनल से चेक करते हो और फिर पकड़ लेते हो, वो चीज। एनवायरमेंटल जीनोमिक्स कि जेनेटिक डाइवर्सिटी कितनी है इस फॉरेस्ट में, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब फायदे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के। अब ध्यान से सुनना कि अभी तक इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं कि अभी तक क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के। तो एक सबसे बड़ा ग्लोबल लेवल पे इनिशिएटिव लिया गया था जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव था, ग्लोबल लेवल पे लिया गया था। उसके बाद हर एक कंट्री ने या हर एक रीजन ने अपनी पॉपुलेशन की जीनोम सीक्वेंसिंग करनी शुरू कर दी। जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो डीएनए लिया होगा वो ज्यादातर यूरोपियंस का लिया होगा, बट इंडियंस का डीएनए थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यूरोपियंस का डीएनए अच्छे से स्टडी करके इंडियंस को क्या फायदा होगा? वैसे तो सभी इंसान है, मेजर मेजर चीजें तो पता चल जाएंगी, फिर भी कुछ इंडियंस का डीएनए अलग है ना। तो इसीलिए इंडिया ने भी अपनी पॉपुलेशन के डीएनए के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की है। तो एक हमने लॉन्च करा था इंडी जेन प्रोजेक्ट। ठीक है, इंडिजन प्रोजेक्ट में कुछ 1029 लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए गए थे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। और तीसरा जो मेजरली हमें कवर करना है न्यूज में, क्योंकि न्यूज में ये सबसे ज्यादा फीचर हुआ था, ये था जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में आपने 10,000 लोगों से 10,000 इंडियंस के सैंपल्स लिए थे और पूरे जीनोम को मैपिंग करने की आपने कोशिश की थी। कोशिश क्या, कंप्लीट भी कर लिया था। और ये आपको थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, बिकॉज ये न्यूज में काफी था, इस पे इससे डिटेल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो याद रखना, जीनोम इंडिया जो प्रोजेक्ट है ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट था जो 2000 में लॉन्च किया गया था। मैंने जैसे बताया 10,000 जेनेटिक सैंपल्स लिए गए थे टू क्रिएट अ रेफरेंस जीनोम। रेफरेंस जीनोम मतलब एक आइडिया सा हो जाए कि इंडियंस का जीनोम कैसा है, ताकि इंडियन पॉपुलेशन को लेके कुछ स्पेसिफिक बीमारियां हैं कि इंडियंस को ही ज्यादा डेंगू क्यों होता है, यूरोपियंस को क्यों नहीं होता है, कुछ इसका अगर जेनेटिक कारण है तो वो पता चल जाए। राइट, तो रेफरेंस जीनोम आपने निकालना है। अच्छा, ये याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बाय द वे ये तो आपको पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, इट कंप्राइजेस रिसर्चर्स फ्रॉम 20 नेशनल इंस्टीट्यूट्स लेड बाय सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च। ये याद रखना, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च इस रिसर्च को स्पीयरहेड कर रहा है, बैंगलोर बेस्ड। डेटा सेट्स जनरेटेड, जो भी जीनोम रिलेटेड डेटा इकट्ठा होगा कि ये जीन ये करता है, ये जीन ये करता है, वो डेटा कहीं स्टोर होगा, वो स्टोर होगा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर फरीदाबाद। तो ये तीनों इंस्टीट्यूट्स के अपने नाम याद रखने, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च और इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इन फरीदाबाद। ऑलराइट, और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी होता है खत्म। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं लेक्चर नंबर 2, और एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी भी हमारा खत्म हो गया। प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, आपने ये डेली वॉच करना है, डेली 15 मिनट्स लगाने हैं, और आप अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो 15 क्वेश्चंस आएंगे प्रीलिम्स में वो सिक्योर कर लोगे। मैंने बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली पिछले एक साल के करंट अफेयर से ये टॉपिक्स निकाले हैं जिनकी आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो बस आपने जितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अभी तक पढ़ा है, ज्यादा पढ़ा है, कम पढ़ा है, इमटेरियल है, ज्यादातर चांसेस इन्हीं टॉपिक्स में से आने के हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, तो आपने जितना, अगर आपने काफी अच्छे से पढ़ लिया तो वेल एंड गुड, फिर भी इसे देख लेना। नहीं पढ़ा है तो जिन्होंने साइंस एंड टेक बिल्कुल भी, वो तो इसे अच्छे से देख के खत्म कर लेना, क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या, काफी चांसेस है। चलो, थैंक यू एवरीवन, आई विल सी यू इन लेक्चर 3।